जी बच्चों, आज हमारा चैप्टर 16 का फर्स्ट लेक्चर है और चैप्टर 16 का नाम है अल्टरनेटिंग करंट। आपको याद है कि हमने पिछले चैप्टर्स में डीसी यानी डायरेक्ट करंट के बारे में ज्यादातर पढ़ा है। मोस्टली सर्किट के अंदर करंट प्रोवाइड करने के लिए हम बैटरी यूज करते थे और बैटरी जो है वो डीसी सोर्स है, यानी बैटरी की मदद से जो हमें करंट मिलता है ना, उसकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हमेशा सेम रहते हैं। लेकिन आज जो करंट हम पढ़ने जा रहे हैं ये अल्टरनेटिंग करंट है और ये बैटरी की मदद से नहीं मिलता। आपको याद है चैप्टर 15 में हमने एक टॉपिक पढ़ा था अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर और एसी जनरेटर यानी अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर में मैंने आपको बताया था कि इस जनरेटर के आउटपुट पे जो हमें करंट मिलता है ना, इसकी पोलैरिटी मुसलसल रिवर्स होती रहती है और इसकी मैग्नीट्यूड भी चेंज होती रहती है। यही करंट जो है आज हमारा टॉपिक है। इसको आज हम थोड़ा सा मजीद डिटेल में पढ़ेंगे। सो अल्टरनेटिंग करंट इज द करंट whose magnitude and polarity keeps on changing with respect to time। सबसे पहले तो हम अल्टरनेटिंग करंट को डिफाइन कर लेते हैं। अब मैं अल्टरनेटिंग करंट का कॉन्सेप्ट सर्किट को देखते हुए आपको समझाता हूं ताकि आपके जहन में यह कॉन्सेप्ट क्लियर फिट हो जाए। फर्ज कर लें ये हमारे पास एक लोड है, एक रेजिस्टर लगा हुआ है, उस तरफ हमने एसी जनरेटर लगा दिया। ये याद रखें कि एसी जनरेटर का जो सिंबल है ना, जो हम सर्किट में यूज करते हैं, वो एक सर्कल है और सर्कल के अंदर हम एक इस तरह से साइन कर्व की शक्ल में एक कर्व्ड लाइन शो करते हैं। ये एसी जनरेटर का सिंबल है। जैसे डीसी सोर्स बैटरी का सिंबल क्या होता है, एक बड़ी लाइन और एक छोटी लाइन। बड़ी लाइन पॉजिटिव को शो करती है, छोटी लाइन नेगेटिव को शो करती है। लेकिन एसी जनरेटर का सिंबल ये है जो आप इस वक्त देख रहे हैं। अब साथ ही साथ आपको ग्राफ भी नजर आ रहा है अल्टरनेटिंग करंट और टाइम के दरमियान, और ये एक साइन कर्व है। साइन कर्व से मुझे याद आया, आपको याद है हमने चैप्टर 15 में जब एसी जनरेटर पढ़ा था तो हमने ईएमएफ और करंट का फॉर्मूला भी लिखा था। आज मैं यही फॉर्मूले दोबारा डायरेक्ट लिख लेता हूं। ईएमएफ की बजाय हम वोल्टेज का वर्ड यूज कर लेते हैं। मैं कहता हूं जी अल्टरनेटिंग वोल्टेज V इज इक्वल टू V नॉट साइन ऑफ थीटा। इसी तरह अल्टरनेटिंग करंट का ओहम लॉ के मुताबिक हमने फॉर्मूला बनाया था I इज इक्वल टू I नॉट साइन ऑफ थीटा। अब ये जो ग्राफ आप देख रहे हैं ना, ये इसी साइन फंक्शन का ग्राफ है। यानी अगर हम एक्स एक्सिस पे टाइम की वैल्यूज लेते जाएं और वाई एक्सिस पे करंट की वैल्यूज ड्रॉ करते जाएं तो हमारे पास इस तरह से एक साइन कर्व नजर आएगी। अब आप गौर करें, आपको 0 से हाफ टाइम पीरियड तक यानी T/2 तक पॉजिटिव हाफ साइकिल नजर आ रहा है और T/2 से अगले पूरे टाइम तक यानी अगले सेकंड हाफ टाइम पीरियड के लिए आपको नेगेटिव हाफ साइकिल नजर आ रहा है। इस पॉजिटिव और नेगेटिव हाफ साइकिल को सर्किट में अगर हम सोचें तो सर्किट में इसका क्या मतलब है। देखिए, जो फर्स्ट हाफ पीरियड है ना, यानी 0 से लेकर T/2 तक, इस टाइम पीरियड के आधे हिस्से के लिए जो एसी जनरेटर है ना, उसकी एक साइड पॉजिटिव और दूसरी साइड नेगेटिव बिहेव करना शुरू कर देगी। यानी हम कह सकते हैं, फर्ज कर लें ऊपर वाली साइड पॉजिटिव और नीचे वाली साइड नेगेटिव हो गई है और कन्वेंशनल करंट की इस टाइम ड्यूरेशन के लिए ये डायरेक्शन है आपके लिहाज से क्लॉकवाइज। इसी तरह अगर मैं सेकंड हाफ टाइम पीरियड की बात करूं जिसमें सेकंड हाफ साइकिल आपको नजर आ रहा है, जो नेगेटिव हाफ साइकिल है T/2 से लेकर T तक, यही वाला जो सर्किट है इसके अंदर एसी जनरेटर की पोलैरिटी रिवर्स हो जाएगी। यानी पहले अगर पॉजिटिव ऊपर आपने कंसीडर किया था और नेगेटिव नीचे, अब नेगेटिव ऊपर और पॉजिटिव को नीचे कंसीडर करेंगे। इस तरह से अब आपके पास जो करंट की डायरेक्शन है वो ये हो जाएगी आपके लिहाज से एंटी क्लॉकवाइज। सो हम कह सकते हैं कि पूरे एक टाइम पीरियड के दौरान यानी पूरे एक साइकिल के लिए अल्टरनेटिंग करंट एक दफा अपनी डायरेक्शन को रिवर्स करता है। और अगर मैं इसी ग्राफ को आगे प्रोलॉन्ग करता जाऊं और इसको आगे कैरी ऑन करता जाऊं, यानी टाइम के साथ साथ जैसे जैसे ये ग्राफ आगे चलता जाएगा वैसे वैसे इस सर्किट के अंदर करंट मुसलसल अपनी डायरेक्शन को रिवर्स करता जाएगा।
यानी अगर पॉजिटिव हाफ साइकिल के केस में करंट की डायरेक्शन ये है तो नेगेटिव हाफ साइकिल के केस में ऑपोजिट हो जाएगी और ये काम मुसलसल चलता जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि अगर इस सर्किट के अंदर मैं पॉजिटिव चार्जेस को कंसीडर कर लूं तो ये जो पॉजिटिव चार्जेस हैं ये सर्किट में मुसलसल वाइब्रेट कर रहे हैं। यानी एक वक्त में ये पॉजिटिव से नेगेटिव इस तरफ जा रहे हैं, फिर जब एसी जनरेटर की पोलैरिटी रिवर्स हुई फिर इन्होंने इस तरफ जाना शुरू कर दिया और जब टाइम के साथ साथ आप इसको देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये वाइब्रेट कर रहे हैं। सो दिस इज एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। अब हम ऐसा करते हैं, अल्टरनेटिंग करंट या अल्टरनेटिंग वोल्टेज, एक ये बात भी आप याद रखें कि चाहे आप अल्टरनेटिंग करंट की बात करें चाहे अल्टरनेटिंग वोल्टेज की बात करें, ये दोनों साइनोसॉइडल क्वांटिटीज हैं, यानी ये दोनों साइन फंक्शन के मुताबिक चेंज हो रही हैं। तो इसलिए इन दोनों का ग्राफ, इन दोनों की जो एक्सप्लेनेशन है वो एक जैसी होगी। तो अब मैं ऐसा करता हूं, अल्टरनेटिंग वोल्टेज और टाइम, इनके दरमियान रिलेशन को थोड़ा सा मजीद डिस्कस करते हैं। यानी टाइम के साथ साथ अल्टरनेटिंग करंट या अल्टरनेटिंग वोल्टेज की वैल्यूज में कैसे तब्दीली आ रही है। तो इस दफा हम वोल्टेज का फॉर्मूला लिखते हैं, V इज इक्वल टू वी नॉट साइन थीटा। अब नीचे थीटा को हम अलग से लिख लेते हैं। थीटा पता क्या है? थीटा को हम ओमेगा इंटू टाइम भी लिख सकते हैं, ओमेगा इंटू टी, और ओमेगा इसमें एंगुलर फ्रीक्वेंसी और टी टाइम है। फर्स्ट ईयर चैप्टर 5 में ओमेगा के बारे में भी हमने एक बात पढ़ी थी, एंगुलर वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और एक पूरे टाइम, एक पूरे रोटेशन के लिए या एक पूरे साइकिल के लिए ओमेगा की वैल्यू पता क्या होती है? 2 पाई डिवाइडेड बाय कैपिटल टी, और इसमें कैपिटल टी टाइम पीरियड ऑफ साइकिल को शो कर रहा है। और जब टाइम पीरियड आप यहां पर पुट कर दें तो फिर ओमेगा को एंगुलर फ्रीक्वेंसी कहते हैं। यानी अगर मैं ओमेगा की जगह 2 पाई डिवाइडेड बाय कैपिटल टी लिख दूं तो मेरे पास थीटा का रिलेशन बन जाएगा 2 पाई डिवाइडेड बाय कैपिटल टी, यानी टाइम पीरियड, और ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा है इंस्टेंटेनियस टाइम, जो भी टाइम गुजरता जा रहा है। और अगर हम टाइम की डिफरेंट वैल्यूज लें, जैसे फर्ज कर लें मैं टाइम की वैल्यू लेता हूं 0, फिर मैं टाइम की वैल्यू लेता हूं टाइम पीरियड का चौथा हिस्सा t/4, फिर मैं टाइम की वैल्यू लेता हूं t/2, फिर मैं टाइम की वैल्यू लेता हूं 3t/4, और एंड पे मैं टाइम की वैल्यू लेता हूं पूरा टाइम पीरियड। तो आप गौर करें, इस फॉर्मूला में अगर वैल्यूज पुट की जाए टाइम की तो थीटा की काफी सारी वैल्यूज आपके सामने आ गई हैं कैंसिल होके। टाइम की जगह 0 पुट करें तो थीटा की जगह 0 आ गया, टाइम की जगह t/4 पुट करें तो थीटा की जगह आपको π/2 मिल रहा है, π/2 रेडियन। π/2 का क्या मतलब है? 90 डिग्री। टाइम की जगह t/2 पुट करेंगे तो t से कैंसिल हो जाएगा, 2 से कैंसिल हो जाएगा, थीटा का आंसर आपको मिलेगा पाई, और पाई रेडियन का मतलब है 180 डिग्री। इसी तरह टाइम की जगह आप पुट करेंगे 3t/4, और 3t/4 पुट करने पे कुछ कैंसिलेशन होगी और आपको आंसर मिलेगा 3π/2, और इसको रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करें तो 270 डिग्री बनता है। इसी तरह अगर आप टाइम की जगह पूरा टाइम पीरियड पुट करें तो आपके पास थीटा का आंसर आएगा 2 पाई रेडियंस, यानी 360 डिग्री। अब मैं दो ग्राफ सामने बनवाता हूं, एक वोल्टेज और टाइम के दरमियान, और दूसरा वोल्टेज और एंगल थीटा के दरमियान। ऐसा करते हैं, एक्स एक्सिस पे टाइम की वो सारी वैल्यूज लिख लेते हैं, 0, t/4, t/2, 3t/4 और पूरा टाइम पीरियड। इसी तरह नीचे जो एक्स एक्सिस है वहां हमने थीटा की वैल्यूज ली हैं, तो थीटा की वैल्यूज आप लिख लें 0, 90 डिग्री यानी π/2 रेडियंस, 180 डिग्री यानी पाई रेडियंस, 270 डिग्री यानी 3π/2 रेडियंस, और 360 डिग्री यानी 2 पाई रेडियंस। आप गौर करें, इन दोनों ग्राफ्स की जो शक्ल है बिल्कुल सेम बनेगी क्योंकि ये साइन कर्व हैं। आपको दोनों ग्राफ बिल्कुल सेम ऐसे ही नजर आ रहे हैं। ये है वेरिएशन ऑफ अल्टरनेटिंग क्वांटिटी, चाहे वो क्वांटिटी वोल्टेज की है चाहे करंट की है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम या विद रिस्पेक्ट टू एंगल थीटा।
और ये जो एंगल थीटा आप देख रहे हैं ना, इस एंगल थीटा को हम फेज एंगल भी कहते हैं। ये थोड़ी देर बाद इसी लेक्चर में मैं आगे चल के आपको बताऊंगा, अगले लेक्चर्स में। अब हम ऐसा करते हैं, अल्टरनेटिंग करंट या अल्टरनेटिंग वोल्टेज, अभी भी हमने अल्टरनेटिंग वोल्टेज को ही डिस्कस किया था, तो दोबारा मैं उसी की बात कर लेता हूं। अल्टरनेटिंग वोल्टेज की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में कुछ बातें हम करने लगे हैं। सबसे पहले इसकी कैरेक्टरिस्टिक है इंस्टेंटेनियस वैल्यू। आपको याद है मैंने थोड़ी देर पहले एक रिलेशन लिखा था V इज इक्वल टू V नॉट साइन ऑफ थीटा, जिसमें हमने यह भी डिस्कस किया कि थीटा की जगह ओमेगा टी भी लिख सकते हैं, ओमेगा की जगह 2 पाई ओवर कैपिटल टी भी लिख सकते हैं, ओमेगा की जगह 2 पाई एफ भी लिख सकते हैं। यह हमारी मर्जी है, हम जिस तरह मर्जी इस इक्वेशन को लिख लें। तो टाइम के साथ साथ आपको इस फॉर्मूला के मुताबिक वोल्टेज की जो भी वैल्यू मिलती जाएगी, दैट वैल्यू इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वैल्यू। आप गौर करें, इसके कोरिस्पॉन्डिंग जो हमने ग्राफ बनाया था, वो मैं एक्स एक्सिस पे टाइम और वाई एक्सिस पे वोल्टेज वाला जो ग्राफ है वो देख लेता हूं। इसमें देखें, टाइम के साथ साथ ये वैल्यूज मुसलसल चेंज होती जा रही हैं। एक वक्त में इसकी वैल्यू 0 थी, फिर बढ़ के मैक्सिमम हुई, मैक्सिमम पॉजिटिव, फिर 0 हुई, फिर मैक्सिमम नेगेटिव और फिर 0। यह काम चलता जाएगा। यही है इंस्टेंटेनियस वैल्यू। द वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग क्वांटिटी एट एनी गिवन इंस्टेंट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वैल्यू। अब गौर करें, इसकी वैल्यू पॉजिटिव पीक और नेगेटिव पीक के दरमियान में कोई भी हो सकती है, प्लस वी नॉट और माइनस वी नॉट के दरमियान। और अगर हम अल्टरनेटिंग वोल्टेज की बजाय अल्टरनेटिंग करंट की बात करें तो फिर यही ग्राफ V की बजाय I का हो जाएगा, लेकिन रहेगा ऐसा ही। दूसरी जो कैरेक्टरिस्टिक है दैट इज पीक वैल्यू। पीक वैल्यू अभी मैंने जिक्र भी किया है। इसी ग्राफ में अगर मैं वोल्टेज और टाइम के दरमियान जो ग्राफ हमने डिस्कस किया है, इसी की अगर मैं बात करूं तो आप गौर करें, पॉजिटिव साइड पे भी ये वैल्यू मैक्सिमम तक जा रही है और नेगेटिव साइड पे भी मैक्सिमम तक जा रही है। पॉजिटिव साइड पे प्लस वी नॉट और नेगेटिव साइड पे माइनस वी नॉट, यही है पीक वैल्यूज ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज। और अगर हम इसी ग्राफ को करंट में कन्वर्ट करें, यानी करंट और टाइम के दरमियान ये ग्राफ लें, तो फिर प्लस आई नॉट और माइनस आई नॉट, यही पीक वैल्यूज ऑफ करंट होंगी। थर्ड इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक है दैट इज पीक टू पीक वैल्यू। आप इसी ग्राफ को देखें, अल्टरनेटिंग वोल्टेज और टाइम के दरमियान जो हमने ग्राफ बनाया है, आप गौर करें, नेगेटिव पीक से लेकर पॉजिटिव पीक तक जो भी डिस्टेंस है ना, इसे बोलेंगे पीक टू पीक वैल्यू। अब इसका आंसर क्या आएगा? मुझे एक छोटी सी बात का आंसर करें। अगर मेरे पास -4 है और मैं +4 तक जाना चाहता हूं, तो -4 में क्या ऐड करूंगा? -4 में 4 का डबल ऐड करूंगा, यानी 8, और आंसर क्या आ जाएगा? +4। सेम ऐसे ही अगर मैं नेगेटिव पीक पे खड़ा हूं और मैंने पॉजिटिव पीक तक जाना है, तो मैं कितना ऐड करूंगा? -V नॉट में अगर मैं 2V नॉट ऐड करूं तो मेरे पास +V नॉट आ जाएगा। यही है पीक टू पीक वैल्यू। सो पीक टू पीक वैल्यू इज 2 टाइम्स द पीक वैल्यू, यानी अल्टरनेटिंग वोल्टेज के केस में 2V नॉट और अल्टरनेटिंग करंट के केस में 2I नॉट। अब हम फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक की बात करने लगे हैं, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, और वो है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। चाहे मैं अल्टरनेटिंग वोल्टेज की बात करूं, चाहे मैं अल्टरनेटिंग करंट की बात करूं, हम इसकी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू को डिस्कस करने जा रहे हैं। फर्ज कर लें मैं अल्टरनेटिंग करंट का ग्राफ देखता हूं, सेम वैसा ही होगा जैसा वोल्टेज और टाइम का था, ऐसा ही करंट और टाइम का ग्राफ होगा। अगर मैं आपसे यह पूछूं एवरेज वैल्यू ऑफ एसी यानी एवरेज वैल्यू ऑफ करंट इज इक्वल टू, तो इसका आंसर 0 आएगा। कैसे? अब गौर करें, जितनी वैल्यूज पॉजिटिव हैं उतनी नेगेटिव भी हैं, और एवरेज यानी मीन लेने का क्या तरीका है? सारी वैल्यूज को ऐड करके टोटल तादाद से डिवाइड कर दें। जब आप सबको ऐड करेंगे, जो आंसर पॉजिटिव है वही नेगेटिव है,
पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। सो एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इज 0। लेकिन क्या अल्टरनेटिंग करंट की मदद से हमें पावर नहीं मिलती है। आजकल तो मोस्टली लॉन्ग डिस्टेंस पावर ट्रांसमिशन में अल्टरनेटिंग करंट बड़ा सूटेबल करंट है, क्योंकि ये लीस्ट पावर डिसिपेशन पे पावर ट्रांसफर करता है। ये सारी बातें इस चैप्टर में आगे चल के हम डिस्कस करने वाले हैं। इसका मतलब यह हुआ कि एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट एक साइकिल के लिए नो डाउट 0 है, लेकिन एवरेज पावर 0 नहीं है। उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन आप देखें, सामने आपको एक फॉर्मूला नजर आ रहा है, पावर डिसिपेशन इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। यहां तो आई का स्क्वायर है, और जब भी हम पॉजिटिव वैल्यू का स्क्वायर करते हैं वो तो पॉजिटिव ही होता है, लेकिन नेगेटिव का भी स्क्वायर करेंगे तो आंसर पॉजिटिव में आ जाएगा। अब एवरेज यानी मीन लेने पे आंसर 0 नहीं आएगा। So average of alternating current is 0, but average of power dissipation is not 0. तो अल्टरनेटिंग करंट की स्ट्रेंथ को जानने के लिए, या ये जानने के लिए कि इसकी मदद से हम कितनी एनर्जी या कितनी पावर हासिल कर सकते हैं, उसके लिए हम डिस्क्राइब करते हैं रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ वोल्टेज या करंट। पहले मैं बात कर लेता हूं रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज की। करंट का फॉर्मूला भी सेम ऐसा ही होगा। देखें, सबसे पहले आपको वोल्टेज और टाइम का ग्राफ नजर आ रहा है, जैसे पहले था। वोल्टेज और टाइम का साइनोसॉइडल कर्व आपको नजर आ रही है। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू निकालने के लिए 3 स्टेप्स हैं, आपने उनको फॉलो करना है। देखिए, सबसे पहला वर्ड है रूट, फिर मीन, फिर स्क्वायर। आपने इसकी उल्टी नंबरिंग कर लेनी है। स्क्वायर पे नंबर 1, मीन पे नंबर 2 और रूट पे नंबर 3। सबसे पहले हम स्क्वायर करेंगे, फिर मीन लेंगे, फिर रूट लेंगे। देखिए, अगर मैं इसी ग्राफ का स्क्वायर करूं जो वोल्टेज और टाइम के दरमियान आपको नजर आ रहा है, तो देखें क्रस्ट तो ऊपर ही रहेगा, नो डाउट। क्रस्ट जो है उसका स्क्वायर वाला ग्राफ काफी हाइट पे चला जाएगा, लेकिन इसका जो ट्रफ है वो भी क्रस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, वो भी ऊपर आ जाएगा। यानी दोनों क्रस्ट या ट्रफ एक्स एक्सिस से ऊपर आ जाएंगे, क्योंकि नेगेटिव वैल्यूज का स्क्वायर भी पॉजिटिव होता है। तो आप देख सकते हैं V का ग्राफ आधा एक्स एक्सिस से ऊपर था, आधा एक्स एक्सिस से नीचे था, लेकिन V स्क्वायर वाला जो ग्राफ है वो सारा का सारा एक्स एक्सिस से ऊपर आ गया। अब देखें, ऊपर वाला V स्क्वायर का ग्राफ है, नीचे वाला V का ग्राफ है। V के ग्राफ में पीक वैल्यू थी V नॉट, लेकिन V स्क्वायर के ग्राफ में पीक वैल्यू क्या होगी? V नॉट का स्क्वायर। अब V स्क्वायर वाले ग्राफ में आपको 2 वैल्यूज तो बड़ी आसानी से पता चल सकती हैं, एक स्टार्टिंग वैल्यू और एक पीक वैल्यू। स्टार्टिंग वैल्यू क्या है? 0, और पीक वैल्यू क्या है? V नॉट स्क्वायर। अब मैं इसका मीन लेने जा रहा हूं। सबसे पहले हम हेडिंग लिखते हैं मीन स्क्वायर्ड वैल्यू। कैसे? देखिए, स्क्वायर्ड वैल्यू में 2 वैल्यूज आप जानते हैं, इनिशियल और पीक वैल्यू। तो मीन लेने का क्या तरीका है? जितनी वैल्यूज आपके पास है उन सबको ऐड करें, टोटल तादाद से डिवाइड कर दें। मैं इन दोनों को ऐड करता हूं, 0 प्लस V नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। तो मेरे पास मीन स्क्वायर्ड वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज आ गई। इसका आंसर क्या बनेगा? V नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। और इस मीन स्क्वायर्ड वैल्यू को अगर हमने इस ग्राफ में शो करना है, तो ये जो V स्क्वायर वाला ग्राफ है ना, मीन का मतलब क्या होता है? एवरेज, दरमियानी वैल्यू। तो ये जो V स्क्वायर वाला ग्राफ है ना, इसको ऐसे कट करें कि जैसा ग्राफ एक तरफ हो उसी शक्ल का दूसरी तरफ हो। यानी इस ग्राफ को एक हॉरिजॉन्टल लाइन से बिल्कुल मिडल से कट कर देंगे। ये जो आपको स्ट्रेट लाइन नजर आ रही है ना, इस लाइन के किसी भी पॉइंट पे एक्स एक्सिस से जो डिस्टेंस है, दैट डिस्टेंस इज कॉल्ड मीन स्क्वायर्ड वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज, जो आपको फॉर्मूला की शक्ल में भी नजर आ रही है, V नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। अब आखिरी स्टेप रह गया है रूट लेना। देखें, रूट हम क्यों लेंगे? हमें तो सिंगल पावर वाली वैल्यू चाहिए थी, लेकिन यहां तो डबल पावर हो गई है, तो इसको दोबारा 1 करने के लिए हम स्क्वायर रूट लेंगे।
टेकिंग स्क्वायर रूट, जब आप स्क्वायर रूट लेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा दैट वुड बी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज, और उसे हम Vrms से जाहिर करेंगे और राइट हैंड साइड पे स्क्वायर रूट ले लें। V नॉट स्क्वायर जो है ये स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो V नॉट रह जाएगा और नीचे 2 स्क्वायर रूट वैसे का वैसा रह जाएगा, और नीचे वाले 2 स्क्वायर रूट की वैल्यू अगर हम रखें तो यहां पे 1.41 आ जाएगा, और 1 डिवाइडेड बाय 1.41 किसके इक्वल होता है? 0.707। सो हम कह सकते हैं Vrms इज इक्वल टू V नॉट डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर रूट, या Vrms इज इक्वल टू V नॉट डिवाइडेड बाय 1.41, या Vrms इज इक्वल टू 0.707 V नॉट। अब आप गौर करें, V नॉट की वैल्यू को यानी पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज को अब 1 से छोटी वैल्यू यानी 0.707 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आंसर कैसा आएगा? आंसर V नॉट से छोटा आएगा। सो हम कह सकते हैं Vrms इज लेस देन V नॉट। तो दो बातें हुई हैं Vrms की, अब आपको एक कांस्टेंट वैल्यू पता चल गई है जिसकी मदद से आप अल्टरनेटिंग वोल्टेज या अल्टरनेटिंग करंट के बारे में एक आइडिया ले सकते हैं कि इसकी मदद से हम कितनी पावर हासिल कर सकते हैं। और दूसरा आपको क्या पता चला कि Vrms V नॉट से थोड़ा नीचे होगी। तो ग्राफ में अगर हम Vrms की हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना चाहें तो हम क्या करेंगे? हम V नॉट से थोड़ा नीचे हॉरिजॉन्टल लाइन लगाएंगे। अब इसका एक्स एक्सिस से जो डिस्टेंस है ये हमें Vrms की कांस्टेंट वैल्यू बता रहा है। अल्टरनेटिंग वोल्टेज या अल्टरनेटिंग करंट को जब मेजर करना होता है ना तो फिर स्पेसिफिकली ऐसे एमीटर या ऐसे वोल्ट मीटर यूज किए जाते हैं जो RMS वैल्यू मेजर कर सके। अगर आप इंस्टेंटेनियस वैल्यू मेजर करेंगे तो उसका नुकसान क्या होगा? कभी आपको जीरो नजर आएगा, फिर पॉजिटिव वैल्यूज बढ़ते बढ़ते पॉजिटिव मैक्सिमम, फिर जीरो, फिर नेगेटिव मैक्सिमम, तो आपको पता नहीं चलेगा कि इसका एग्जैक्ट वैल्यू इसकी क्या है। लेकिन अगर हम उस मीटर को RMS वैल्यू पे सेट करेंगे तो फिर हमें एग्जैक्ट RMS वैल्यू पता चल जाएगी जिसकी मदद से हम अल्टरनेटिंग क्वांटिटी के बारे में एक आइडिया ले सकते हैं। सो दिस इज द बेनिफिट ऑफ RMS वैल्यू। तो आपके पास Vrms का फॉर्मूला भी आ गया। अगर आप अल्टरनेटिंग करंट के बारे में RMS वैल्यू का फॉर्मूला निकालना चाहते हैं तो सेम यही मेथड है, बस V की जगह I लिख लें। सो Irms इज इक्वल टू I नॉट डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर रूट, या Irms इज इक्वल टू I नॉट डिवाइडेड बाय 1.41, या Irms इज इक्वल टू I नॉट मल्टीप्लाइड बाय 0.707। तो ये था आपका आज का फर्स्ट लेक्चर। थोड़ा कंसेप्चुअल लेक्चर है, चूंकि चैप्टर 16 की बेसिक्स हैं इसलिए मैंने थोड़ा सा डिटेल में बताया। अपना ख्याल रखें, अगले लेक्चर तक अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज।